नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत तरंगिणी के यूपीएससी हिस्ट्री के मेंस मॉडल आंसर के डिस्कशन सीरीज़ में। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 के तहत क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एनालाइज किया और समझा कि उसका डिटेल आंसर हमें किस तरह से लिखना चाहिए, क्या उसका एक मॉडल फ्रेमवर्क होना चाहिए। आज के इस एनालिसिस में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 को देखेंगे। ये क्वेश्चंस तीनों अपने आप में 15 मार्क्स के हैं और 250 वर्ड्स के हैं, तो इसका आंसर एक थोड़ा डिटेल तरीके से होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का, महात्मा ज्योतिराव फुलेज राइटिंग एंड एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्म टच्ड इश्यूज ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सबल्टन क्लासेस डिस्कस। तो जैसा कि मैंने पहले आप सभी को बताया है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कमांड एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कमांड है डिस्कस का, जिसका मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें बेसिकली आपको क्या कवर करना होता है, एक्सप्लेन कॉम्प्रिहेंसिवली, कवर मल्टीपल एंगल्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल एंड कंक्लूड विथ बैलेंस। यानी कि कोई भी एक टॉपिक है जिसे हम पढ़ रहे हैं या हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको उसके फेवर में या डिसफेवर में नहीं जाना है। आपको दोनों पक्षों को लिखना है, आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से उस टॉपिक को कवर करना है। सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ना हो और सिर्फ आर्गुमेंटेटिव भी ना हो। जहाँ ज़रूरत है डिस्क्रिप्टिव होने का वहाँ डिस्क्रिप्टिव करेंगे। उस चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स भी लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप फूले के राइटिंग के बारे में बताइए कि किस तरीके से उन्होंने 19वीं सेंचुरी में हो रहे मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो कि इंडिया के सोशल स्ट्रक्चर के साथ में जुड़े हुए थे, आपको उसके बारे में बताना है। जैसा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 19वीं सेंचुरी इंडिया सोसाइटी वॉज प्लेग्ड विद डीप रूटेड सोशल इविल्स, casteism, untouchability, gender discrimination, exploitation of peasants and illiteracy. And one of the most contribution of Mahatma Jyotirao Phule was that he underscored the role of illiteracy as the root cause of human degradation. तो इन सारे पॉइंट्स को आप मेंशन करते हुए चलिए एक ब्रीफ, क्योंकि जब अगर पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया है तो वो किसी टाइमलाइन के साथ में जुड़े होंगे, तो टाइमलाइन में बताइए और मेन उनका हाईलाइटिंग एजेंडा क्या था इसे बताना है। अब जब आप बॉडी की तरफ में बढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि एक वर्ड लिखा हुआ है सबल्टन। तो बेहतर तरीके से अगर आप अपने आंसर को लिखना चाहते हैं तो आप अपने आंसर में ये भी बताइए कि आखिर सबल्टन क्लासेस होते कौन है, आप किसके राइटिंग्स में इनका पहली बार मेंशन हुआ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसे क्या रेफ़र किया जाता है। तो इस चीज़ को भी अपने आंसर में ज़रूर लिखिए, जैसे दलित, शूद्र, वुमेन, पीजेंट एंड लेबर। यानी कि सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर से बेसिकली जिन्हें दूर रखा गया, उन्हें तरह तरह से ये कह के बताया गया कि चूँकि बाय बर्थ ही आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आपके अंदर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये उन लोगों के लिए एक टर्म बनाया गया सबल्टन क्लासेस। ठीक है, फिर अब मेन बॉडी ही पूरे आंसर का सबसे मेन क्रक्स होता है, मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यहीं से आप सबसे ज़्यादा मार्क्स फेच करते हैं। तो देखिए इसका दो तरीका है कि या तो आप ज्योतिराव फूले के जितने भी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है उनके राइटिंग्स के बारे में, कुछ मैंने आंसर्स को जब इवैल्यूएट किया तो उसमें मैंने देखा तो बस खाली उनके सोशल कंट्रीब्यूशंस के बारे में सभी ने मेंशन कर दिया है कि उन्होंने ये सत्यशोधक समाज बनाया था, उसमें ये काम किया गया, उन्होंने वुमेंस के लिए स्कूल, सबसे पहला स्कूल खोला और इससे उनको ये फ़ायदा मिला। नहीं, आपको जो भी कंट्रीब्यूशन दिखाना है वो उनके राइटिंग्स के थ्रू दिखाना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप उनके राइटिंग्स ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो या तो आप एक जगह पे उनके जितने भी टेक्स्ट हैं, जितने भी उनके बुक्स हैं, जितने भी उन्होंने आर्टिकल्स लिखे या जो भी इनके पूरे राइटिंग्स हैं, उन्हें एक जगह पे लिखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इस तरीके से हर एक बुक में क्या उन्होंने मैसेज दिया, किस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया। कहीं पे उन्होंने गॉड को चैलेंज किया, कहीं पे उन्होंने ब्राह्मणिज्म को चैलेंज किया, कहीं पे उन्होंने
किसी भी आइडियोलॉजी को चैलेंज किया, आप उसे राइट हैंड साइड में लिखिए कि इस पॉइंट को इस बुक के थ्रू या इस राइटिंग के थ्रू इस चीज़ को चैलेंज किया गया था। दूसरा है कि जो भी जिस चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया, आप उसको पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी जगह कुछ राइटिंग्स ऐसे थे जिस पे उन्होंने कास्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, कुछ बुक्स ऐसे थे जिसमें कि उन्होंने प्रीस्टली डोमिनेंस के बारे में लिखा, कुछ बुक्स ऐसे थे जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन को हाईलाइट किया। तो आप इन सभी मेन पॉइंट्स को हेडिंग बना लीजिए, सब हेडिंग बना लीजिए और फिर मेंशन करते हुए चलिए कि किस किस राइटिंग में इसके बारे में इंफॉर्मेशन था। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपके सामने एक मॉडल है, आप चाहे तो दूसरे मॉडल के साथ में भी जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला था क्रिटिक ऑफ कास्ट एंड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। तो उनका बुक जो था तृतीय रत्न 1855 में इन्होंने बताया कि हाउ ब्राह्मण्स एक्सप्लॉइटेड अगेंस्ट शूद्राज, स्ट्रेसिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन इमेंसिपेशन। ब्रह्मांचे कसाब, जो फिर से उन्होंने ब्राह्मणिक रिचुअल्स इन वेडिंग और सोशल फंक्शंस में इसको बॉयकॉट करने के लिए कहा। गुलामगिरी 1873। इसी बुक में उन्होंने लोअर कास्ट को स्लेवरी के साथ कंपैरिजन किया जो कि अमेरिका में प्रिवलेंट था। इसी बुक में उन्होंने द टर्म दलित को इस्तेमाल किया और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जब 1980s और 70s के दौरान में इस टर्म का जो सिग्निफिकेंस आया या फिर जो बहुत उभर के आया है, ये एक्चुअली में गुलामगिरी महात्मा ज्योतिराव फूले के वर्क से ही लिया गया था। तो इस तरह से उन्होंने इन सारी चीज़ों को चैलेंज किया। फिर उन्होंने पीजेंट्स और फार्मर्स के बारे में आवाज़ उठाया। तो उस राइटिंग से एक तरह असौद में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पीजेंट्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है बाय मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। फिर हम आ जाते हैं वुमेन्स राइट एंड जेंडर इक्वालिटी। उन्होंने अपने राइटिंग्स और एक्टिविज़म के थ्रू चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी और इन्फोर्स विडोहुड को कन्विक्ट करने का कोशिश किया, उसे अनरिकॉग्नाइज करने का कोशिश किया। किस तरह से उन्होंने विडो रीमैरिज, सावित्रीबाई फुले की एजुकेशन, इन सारे चीज़ों को प्रमोट किया। फिर सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक, किस तरीके से उन्होंने मानव धर्म यानी कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन को स्ट्रेस किया और बताया कि मेन और वुमेन्स इक्वल राइट के हकदार हैं। फिर आ जाते हैं रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। कैसे उन्होंने आइडियल वर्शिप, प्रीस्ट क्राफ्ट और ब्लाइंड रिचुअल्स के अगेंस्ट लोगों को जागरूक किया। ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट एक मूवमेंट, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट किया और फाइनली सत्यशोधक समाज बनाया जो कि कास्ट और जेंडर रिफॉर्म्स, स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ रैशनलिज्म एंड सोशल जस्टिस के लिए उभर के आता है। फिर सोशल इश्यूज बियॉन्ड कास्ट। तृतीयाचे भाषण, ही क्रिटिसाइज ऑफिशियल नेग्लिजेंस ड्यूरिंग द प्लेग एंड वॉइस द कंसर्न ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। अपने जनरल सत्सार, ही क्रिटिसाइज ऑर्थोडॉक्स सोशल प्रैक्टिसेस एंड डिफेंडेड वुमेन अडॉप्टिंग मॉडर्न वेज। तो इन सभी, जब भी आप इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर अगर लिख रहे हैं तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप उनके सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ को मेंशन करके से अगर आप कर देते हैं तो वो सिर्फ एक हाफ बेक्ड आंसर होगा, एक फुल आंसर नहीं होगा। फुल आंसर का मतलब ही है कि आप क्वेश्चन के डिमांड और कमांड को जस्टिफाई करें, और इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, मैंने आंसर्स चेक किए, उसमें ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने सिर्फ और सिर्फ उनके कंट्रीब्यूशंस को मेंशन कर दिया। राइटिंग्स एक दो कोई पॉइंट या उनके कोई बुक्स को मेंशन कर देता है, लेकिन मेन स्ट्रेस है कि आप उनके राइटिंग्स को मेंशन करें और राइटिंग्स के थ्रू दिखाएं कि किन किन चीज़ों को उन्होंने चैलेंज किया। ये इम्पॉर्टेंट है। अब जैसा मैंने बताया, डिस्कस के कमांड में मैंने आपको बताया था कि आपको आंसर का एक ओवरऑल डायमेंशन देना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ज्योतिराव फूले ने इन सारे राइटिंग्स को जो लिखा, इतने सारे जो मूवमेंट जो चलाए, जो सोसाइटी का क्रिएशन किया, उसका कुछ इम्पैक्ट और लीगेसी रहा होगा। तो आप उन सब पॉइंट्स को मेंशन कीजिए। फूले's writing gave the lower caste and untouchables a sense of dignity and identity, empowering to challenge the Brahmanical supremacy. First Indian thinker to connect caste oppression with economic exploitation, linking farmer struggle with social justice. Emphasis on education as a weapon of
liberation shaped later reformers like B.R. Ambedkar. The term Dalit, introduced by Phule, became the rallying identity of oppressed communities in the 20th century. फिर limitations, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Many of the issues he fought against, for example, caste-based discrimination, exploitation of farmer and gender equality, remain unresolved in contemporary India. आज भी हम इंडिया में देखते हैं कि ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं, चाहे कास्ट का एक्सप्लॉयटेशन हो, जेंडर इक्वालिटी, फार्मर्स का सुसाइड, लैक ऑफ यूनिवर्सल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और पेट्रियार्कल नॉर्म्स. ये सभी के सभी फूले ने 19th सेंचुरी में ही इसे चैलेंज किया था, जो कि आज भी 21st सेंचुरी के इंडिया में एक अनफिनिश्ड एजेंडा के तौर पर है. तो ये सभी पॉइंट लिमिटेशंस हैं. फिर एक कंक्लूजन में आप उनके ब्रॉड कंट्रीब्यूशन को लिखिए कि किस तरीके से उनके वर्क्स ने, उनके एक्शंस ने सबल्टन के हर एक क्लास, चाहे वो दलित हो, शूद्र हो, वुमेन हो, पीजेंट हो, उनके इश्यूज़ को टच किया. उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट आवाज़ उठाया. इस तरह से his act and his writings became a guiding light for building a just, egalitarian and a democratic society in modern India. और इसका repercussion हमें देखने को मिलता है. For example, one of the greatest text, that is the Constitution of India, जिसे बनाया गया तो उसमें हमने इक्वालिटीज़ के आइडियाज़, सबको बराबर तरीके से लॉ के नज़र में रखना, ये सबसे बड़े उनके अचीवमेंट्स के तौर पर है. ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट का आंसर. चलिए सेकंड की तरफ में बढ़ते हैं. ट्रेस इंडियाज़ कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनल रिलेशन. तो बेसिकली ट्रेस है, तो ये एक आंसर जो है वो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है. इसमें कोई आपको एनालिसिस नहीं पूछा गया, बल्कि रैदर किस तरीके से जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट होता है क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या चैलेंजेस थे और क्या क्या उसके आउटकम्स थे, इन सभी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है एक एक फेज़ में, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एजुकेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. मेंशन क्या करना है, क्या एजेंडा, क्या रिक्वायरमेंट था और उसे किस तरह से पूरा किया गया. ये है क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने का तरीका. तो ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि इंडिया को जैसे ही इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके पास में क्या क्या चैलेंजेस थे, फिर स्टेप्स लिए गए पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन में, और सबके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और लिमिटेशंस थे, आप उनको भी मेंशन कर सकते हैं. सबसे पहला पॉलिटिकल लेवल में जब हम आते हैं तो इंडिया के सामने चैलेंज आता है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स का. At independence, 562 princely states had the option to accede to either India or Pakistan. Sardar Vallabhbhai Patel diplomacy and VP Menon administrative skill, most states acceded peacefully. States like Hyderabad, Junagadh and Kashmir posed special challenges but were eventually integrated, ensuring the territorial unity of India. ये हमारा मेन कंसर्न था कि किस तरीके से हम इस राष्ट्र को इंटीग्रेट करें. फिर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ विजनरी कॉन्स्टिट्यूशन एम्बेडिंग आइडियल्स ऑफ सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक एंड सोशल जस्टिस. प्रोविजंस लाइक फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज marked a radical democratic experiment for a society with mass illiteracy and poverty. ठीक है. डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन किया गया. तो बेसिकली ऑल दीज वेयर द स्टेप्स विच वेयर टेकन टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया. फिर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन और फेडरल बैलेंस पे. जैसे ही हम इंडिपेंडेंस को प्राप्त करते हैं, जैसे इंडिया ने इस चीज़ को एक्वायर किया, कुछ ही टाइम के बाद में इंडिया में लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी वॉइसेस उठने लगे. आंध्र प्रदेश पहला बनता है जिसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे रिकॉग्नाइज़ किया गया और फिर ये धीरे धीरे करके ये एस्पिरेशन बढ़ते गए. फिर बाद में कई सारे ऐसे कमीशंस आए जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इन्होंने रिकॉग्नाइज़ तो किया लेकिन इसे एड्रेस करने के लिए इन्हें बताया कि कुछ और अदर फैक्टर्स हैं जिसे कि प्राइमेसी देना चाहिए यूनिटी को, डाइवर्सिटी को.
तो इन सभी पॉइंट्स को आपको लिखते जाना है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड फेडरल बैलेंस। फिर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए कैसे एक इंडिपेंडेंट कंट्री रन किया जाएगा, कैसे एक डेमोक्रेटिक नेशन को रन करने के लिए हमें किन किन इंस्टीट्यूशंस का ज़रूरत है, तो इसके ऊपर भी विचार किया गया। और फाइनली ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, कैग और सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक नेशन और एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए। तो इस तरीके से पॉलिटिकल स्फीयर में इनका मेन ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी एंड नेशनल यूनिटी। एक ऐसा अचीवमेंट सॉर्ट किया जाए जिसमें कि एक यूनिफाइड फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट हो, यानी कि फेडरल डेमोक्रेटिक स्टेट का मतलब स्टेट्स, चूँकि एमलगमेशन है, कई सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उन्हें भी पावर दिया जाए, उन्हें भी इंडिपेंडेंस दिया जाए, बट एट द सेम टाइम नेशनल यूनिटी को भी मेंटेन रखा जाए। तो ये था पॉलिटिकल स्फीयर में। जब हम इकोनॉमिक में आते हैं तो कॉलोनियल लीगेसी के तौर पर हमें पॉवर्टी, फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट, लो इंडस्ट्रियल बेस और स्क्यूड लैंड ओनरशिप मिले थे, यानी कि बिखरे हुए लैंड ओनरशिप थे। इसे सॉल्व करने के लिए, इसे एक प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए यूएसएसआर से प्रभावित होकर हमने प्लानिंग कमीशन का आइडिया अडॉप्ट किया, जिसमें हम 5 ईयर प्लान लेके आते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया जिसमें फोकस एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और इरिगेशन के ऊपर था। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जिसमें फोकस किया गया हैवी इंडस्ट्रीज़ और पब्लिक सेक्टर के एक्सपेंशन पे। और फिर लाया गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसमें कि पब्लिक सेक्टर को एक वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द इकॉनमी के तौर पर देखा गया। ये तो था कि ये सारे जितने भी पॉइंट्स थे ये थे नेशनल लेवल पे। समाज के स्तर पे, स्टेट के लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, टेनेंसी का रेगुलेशन करना और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेके आना, जिससे कि रूरल एरियाज़ में ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। सो बेसिकली इस इकोनॉमिक एंगल का एजेंडा था एक सेल्फ रिलायंस्ड, एक बैलेंस इकोनॉमी का क्रिएट करना, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी और सोशल जस्टिस को एक रास्ता दिया जा सके। एजुकेशन, स्टिल जब हम कॉलोनियल लीगेसी से बाहर आते हैं, जब कॉलोनियलिज्म का एंड होता है, लिटरेसी बहुत ही कम था, तो सभी लोगों को के लिए एजुकेशन देना, उन्हें लिटरेट बनाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कई सारे कदम लिए गए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन लाया गया अंडर राधा कृष्णन, हु स्ट्रेस्ड हायर एजुकेशन रिफॉर्म। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आता है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग्स को एम्फसाइज किया गया। आईआईटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया। प्राइमरी और एडल्ट एजुकेशन के लिए स्कूल नेटवर्क को बढ़ाया गया। फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने एम्फसाइज किया और लेके आए साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन फॉर लेइंग डाउन द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया। तो इन सभी पॉइंट्स को मेंशन करिए। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एजुकेशन का क्या मेन एजेंडा था, टू मॉडर्नाइज द इंडियन सोसाइटी थ्रू लिटरेसी, टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड साइंटिफिक थिंकिंग, जिससे कि एक स्किल्ड और एक इनलाइटेंड सिटीज़न हम बना सकें जो केपेबल हो इस डेमोक्रेसी और इस डेवलपमेंट का भार उठाने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन, चूँकि हम जैसे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, अगर आप सभी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का अगर सिचुएशन याद हो तो वर्ल्ड पूरे के पूरे कोल्ड वॉर में चल रहा था, जहाँ पे यूएस एक तरफ और रशिया या यूएसएसआर एक तरफ था। ऐसे सिचुएशन में इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट के पॉलिसी को अपनाया कि ना वो किसी भी ब्लॉक के साथ नहीं जाएगा, बल्कि अपने डेवलपमेंट, अपने सोवरेनिटी, अपने डेमोक्रेसी को, अपने राष्ट्र को का डेवलपमेंट उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो किसी के साथ जिसके साथ उसका फ़ायदा है वो उसके साथ में अपने रिलेशंस को बेटर करेगा, और जिसके साथ अगर उसके रिलेशंस या उसके अगर ऑब्जेक्टिव्स या उसके डिमांड अगर पूरे नहीं होते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इंडिया मेंटेन करेगा। तो ये था बेसिकली। कई सारे एग्रीमेंट्स इसमें किए गए, पंचशील एग्रीमेंट, बांदुंग का कॉन्फ्रेंस, एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस, ये सभी इम्पॉर्टेंट थे। फिर यूनाइटेड नेशन
में का पार्ट बनना। तो इन सभी चीज़ों का अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में अगर इनिशियल दौर में अगर इंडिया के की एजेंडा या उसके की मैनिफेस्टो को अगर देखें तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिजर्व स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड एज अ लीडर ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड। बेसिकली इस्टेब्लिश करना था इंडिया को एज अ सॉवरेन एंड एन इंडिपेंडेंट पावर विच was to be respected globally and a champion of peace and decolonization। तो हमने एजुकेशन के सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में और इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि इंडिया ने शुरुआती दौर में अपने इंडिपेंडेंस के कुछ ही साल में उसने कौन कौन से स्टेप लिए, क्या क्या मेथड्स लिए गए, उसका क्या की ऑब्जेक्टिव था और किस तरीके से इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता था। पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल यूनिटी और डेमोक्रेसी को मेंटेन करना, इकोनॉमिक लेवल पे एक प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर एजुकेशन के लेवल पे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। दीज वे आर द स्टेप्स विच इंडिया टुक ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन ऑफ और ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ इंड्योरिंग रेलेवेंस फॉर द इंड्योरिंग वर्ल्ड। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये आज भी कैसे मॉडर्न वर्ल्ड में, कैसे 21st सेंचुरी में ये रेलेवेंट है। यानी कि सिंपल से आप समझ रहे होंगे कि आपको एक तो सबसे पहले आप फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बात कीजिए, क्या था ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए और फिर आ जाइए मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स पर जहाँ पे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेटिक राइट्स, इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन और ख़ास करके मेन के जहाँ जहाँ पर उनके राइट्स का हनन किया जा रहा है, जिस जिस जगह पे उनके राइट को कर्टेल किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जहाँ पे भी एक इंडिविजुअल के लिबर्टी को चैलेंज किया जा रहा है, उन सभी पॉइंट्स को आपको हाईलाइट करना है और बताना है। तो इंट्रोडक्शन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 was not merely a political upheaval in France, it marked a turning point in the world history. It introduced the idea of liberty, equality, fraternity and popular sovereignty and challenged the ideas of monarchy, feudal privileges and clerical dominance. It is through this way that it challenged the ideas of the past and laid the path for the upcoming present. पॉलिटिकल लीगेसी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी और पॉपुलर सवरेनिटी को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। इन्होंने बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया कि सोवरेनिटी यानी कि जो राज करने का जो अधिकार होता है वो किसी गॉड से डिराइव नहीं होता है, बल्कि एक राजा को, एक पॉलिटिकल एंटिटी को सोवरेनिटी डिराइव करना चाहिए अपने लोगों से। और यही फाउंडेशन बनता है मॉडर्न डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के लिए। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि रूलर्स के ऊपर लिमिट सेट करे, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और सेकुलर स्टेट यानी कि रिलीजन का कोई रोल नहीं होना चाहिए स्टेट को गवर्न करने में। ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे कि अरब स्प्रिंग 2010-2012 का, मूवमेंट इन ट्यूनीसिया, इजिप्ट, लीबिया एंड सीरिया were inspired by the demand of popular sovereignty, liberty and democracy, echoing the revolutionary overthrow of monarchy. तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ जो हैं रिवील करते हैं अपने आप को, वो डिमांड करते हैं कि हमें लिबर्टी चाहिए जहाँ पे अथॉरिटेरियन रेजिम्स थे पॉलिटिकल लेवल पे। लिबर्टी एंड राइट्स ऑफ सिटीजन फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डिक्लेयर किया गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन विच चैम्पियन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इंडिविजुअल राइट। हांगकांग का प्रोटेस्ट 2019-2020 का
which stood for the demand of freedom of speech, press and assembly against the Chinese authoritarian control. तो यहाँ पे रेलेवेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, दैट सिविल लिबर्टीज आर फ्रेजाइल एंड मस्ट बी preserved against state overreach and social polarization. Equality and social justice. फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्यूडल प्रिविलेजेस को एबॉलिश किया गया, एम्फसाइज किया गया इक्वल सिटीजनशिप के ऊपर, विच प्रमोटेड इगैलिटेरियनिज्म एंड मॉडर्न वेलफेयर स्टेट. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज के डेट में बढ़ता ही जा रहा है. कई सारे ऐसे रिपोर्ट हैं जो आपने एक नारा सुना होगा कि अमीर अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं. सो ये बेसिकली चैलेंज आज भी प्रेजेंट है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कास्ट, रेसिज्म, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये चलते रहते हैं. यूएस में रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर, इंडिया का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सोशल ईविल्स हैं, सोशल क्राइम्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पे रेलेवेंट है. The French Revolution serves as a reminder that formal equality must translate into substantive justice requiring constant social reform. यानी कि अपने वॉइसेस को आपको हमेशा उठाते रहना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में लोगों को मिलता रहे. Fraternity and nationalism. The revolution promoted fraternity and modern nationalism, inspiring independence movement worldwide. इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल भी इससे इंस्पायर्ड था. आज के टाइम में हमें हाइपर नेशनलिज्म देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, राइजिंग कम्युनल नेशनलिज्म इन साउथ एशिया, यानी कि रिलीजन के बेसिस पे जहाँ पे कोई अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहता है, कोई अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, लेकिन इन सब चीज़ों से हमें कुछ अचीव नहीं हो पाएगा. रिलीजन एक इंडिविजुअल के लिए काम कर सकता है, बट एक पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए को चलाने के लिए हमें एक डेडिकेटेड, एक इगैलिटेरियन ब्यूरोक्रेसी का ज़रूरत होता है, एक ओपन माइंडेड सिस्टम का ज़रूरत होता है, एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल पॉलिसी मेकिंग सिस्टम का ज़रूरत होता है. इन सब से राष्ट्र को चलाया जाता है जिसमें सभी के लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हो. अगर हम रिलीजन को लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं रिलीजन के बायसेस कुछ लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ के लिए ये एक अननेसेसरी का एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा. और ये हर रिलीजन के लिए है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है, चाहे आप क्रिश्चियनिटी कहें, हिंदुइज़्म कहें, इस्लाम कहें, कोई भी रिलीजन हो, अगर आप उसे फंडामेंटल रखते हैं तो शायद राष्ट्र का चल पाना इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सो बेसिकली द फ्रेंच रेवोल्यूशन रिमाइंड अस दैट फ्रेटर्निटी मस्ट रिमेन इंक्लूसिव नेशनलिज्म एंड ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड नॉट एक्सक्लूसिव और एग्रेसिव आइडेंटिटीज़. यानी कि सबके साथ एक मिलजुल के चलने का एटीट्यूड होना चाहिए. सेकुलरिज्म एंड रोल ऑफ रिलीजन. फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने चर्च के डोमिनेंस को ख़त्म होते हुए देखा और सेकुलरिज्म पे एम्फसाइज करके देखा. प्रेजेंट टाइम में रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जैसे ISIS, तालिबान एंड द पॉलिटिकल यूज़ ऑफ रिलीजन इन डेमोक्रेसीज, ये सभी किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, किसी भी मॉडर्न स्टेट के लिए हार्मफुल होते हैं. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हाईलाइट करता है सेकुलर गवर्नेंस इज़ एसेंशियल टू प्रिवेंट डोमिनेशन बाय एनी रिलीजियस आइडियोलॉजी. चूँकि आप इंडिया के सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ज़रूर बताइए कि इसका खास करके हाईलाइट कीजिए कि इंडिया में किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है फ्रेंच रेवोल्यूशन का. तो कई सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे डेमोक्रेसी के कॉन्टेक्स्ट में द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी रेजोनेट विथ इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी. लिबर्टी में डिबेट्स अराउंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रेस फ्रीडम एंड डिजिटल सर्वेलेंस. इक्वालिटी, fight against caste discrimination, gender equality, socio-economic divides. Fraternity, multi-religious society and multilinguistic society. The value of fraternity is crucial to counter rising communalism and maintain national unity. Secularism, जिसे कि आज के डेट में एक गाली के तौर पर देखा जा रहा है,
which is very much important for a diversified society like India. So the French Revolution lesson of separating religion from politics reinforces the need to uphold India's constitutional secularism in the face of growing religious polarization. Thus, for India, the French Revolution is not just history but a reminder to preserve democracy, protect right and nurture inclusive fraternity in diverse society, यानी कि एक भाईचारे का idea. So, in that way, French Revolution was a product of age and a blueprint for the future. इसके जो मेन आइडियल्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, ये आज भी अपने आप में एक ग्लोबल बेंचमार्क है. और जब भी किसी डेमोक्रेटिक नेशन में, किसी मॉडर्न स्टेट में डेमोक्रेसीज़ के वैल्यूज़ इरोड होते हैं, लिबर्टीज़ कर्टेल होते हैं, इनइक्वालिटी परसिस्ट करता है और नेशनलिज्म एग्रेसिव हो जाता है, तो ये रेवोल्यूशन हमें याद दिलाता है कि किस तरीके से हमें एक्ट करना चाहिए. तो इन सभी पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिखिए. तो ये था एक अपने आप में एक मॉडल आंसर. तीनों क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है. अब चूँकि हिस्ट्री से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस थे, तो इन सभी 6 क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया है. आप अगर चाहें तो अपने आंसर्स को मुझसे अगर इवैल्यूएट अगर कराना चाहते हैं तो आप इसे भेज सकते हैं. आप कमेंट में लिखिए कि आप अपने आंसर, जो भी अपने आंसर्स को लिख के इवैल्यूएट करवाना चाहता है तो वो कमेंट में जाए और अपना आंसर लिखे. मैं उन्हें उनके साथ में अपना मेल आईडी शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने आंसर को इवैल्यूएट करके मैं आपको बता दूं कि आपको और कितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस उसमें डालने चाहिए. कोशिश ये कीजिएगा कि एग्जैक्टली मेरे आंसर्स को कॉपी मत कीजिए. जो मैंने यहाँ पे मॉडल आंसर्स जो डिस्कस किया है आप उसे एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिए. हाँ, आप समझ लीजिए, समझने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जाके बुक्स को पढ़िए, जो भी आपके पास नोट्स अवेलेबल है उसे जाके पढ़िए और फिर अपने आंसर्स को लिख के मुझे भेजिए. बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अपने आप से ईमानदारी से आंसर लिखिए. आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं इसे टेस्ट कीजिए और फिर आप भेजिए, तब आपका प्रोग्रेस हो पाएगा. ठीक है, चलिए अब इसी के साथ मिलेंगे हम अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में, जिसमें मैं हिस्ट्री में सोसाइटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करूँगा एक एक करके. ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए.